तो जो कबूतर जितना लोड उठा सकता है उसके साइज़ के हिसाब से उसको आपने गोली देनी है। जिस दिन आप ये चीज़ सीख गए आप दुनिया के बेहतरीन कबूतरबाज बन जाएंगे। तकरीबन 95-94 दिन पहले कबूतरों की पर पुटाई करनी चाहिए। एक तो ये पॉइंट आप लोग नोट कर लें। वो 3 रिकॉर्ड ये थे कि एक तो हमने जो इनिंग खेली थी, एक शो परवाज़ उड़ाई थी जिसमें हमने 181 घंटे 31 मिनट बनाए थे, जो आज तक पूरी दुनिया में इतने घंटे नहीं बने। अगर आज उस्ताद अब्दुल बासित अपनी ज़ात को प्रमोट करता तो कराची का जो शौक़ है वो 40 छतों से हम 4 छतों पर आ चुके होते, हम 200 से प्लस ना जाते। तो हुआ ये कि लास्ट ईयर जो हमने रिकॉर्ड बनाया था 812 घंटे 32 मिनट का 7 उड़ानों में 7 कबूतरों से, कराची में तकरीबन 65 साल हो गए कबूतरबाजी का शौक़ हो रहा है और 65 साल में इतने घंटे किसी छत से नहीं बनाए गए थे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हाई फ्लायर पिजन यूनियन चैनल में तमाम देखने वाले दोस्तों को वेलकम करते हैं। माशाल्लाह आज वीडियो के स्टार्ट से ही दोस्तों को अंदाज़ा हो गया होगा कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम कबूतर परवरी में सफ़े अव्वल की हैसियत रखने वाले माशाल्लाह पाकिस्तान ऑल ओवर द वर्ल्ड रिकॉर्ड मेकर, और हमारी खुशकिस्मती कि आज ये इस्लामाबाद में आए हुए थे। तो इसके साथ साथ शेख हमज़ा साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें मौका प्रोवाइड किया कि आज हम वंस अगेन जो है ना उस्ताद जी के साथ एक मीटिंग अरेंज की है हमने। तो जिस तरह के दोस्त देख रहे होंगे कि आज माशाल्लाह हमारे साथ 2 नए मेहमान भी मौजूद हैं, मैं उनका थोड़ा सा तारुफ़ कराऊँगा और बाकायदा अपने प्रोग्राम का सिलसिला स्टार्ट करेंगे। तो मेरे लेफ़्ट साइड पर जी जिस तरह आप देख रहे होंगे उस्ताद गौरी साहब मौजूद है। माशाल्लाह उस्ताद गौरी साहब के साथ किसी तारुफ़ के मुताज नहीं है। इस्लामाबाद के अंदर माशाल्लाह बहुत प्यारी शख्सियत उस्ताद हकीम जो है ना शेख हमज़ा साहब मौजूद है। माशाल्लाह शेख हमज़ा साहब के वाले से मैं बताता चलूँ कि माशाल्लाह रावलपिंडी की कबूतर परवरी के अंदर माशाल्लाह बहुत खिदमात अंजाम दे रहे हैं। जिस तरह के उस्ताद अब्दुल बासित साहब का मैंने इंट्रो में बताया कि वो पाकिस्तान के कबूतर परवरों को एक प्लेटफार्म में जमा कर रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, इसके साथ साथ शो को प्रमोट करने के वाले से हर तरह से उनकी हेल्प आउट कर रहे हैं। तो इस्लामाबाद के अंदर ये ड्यूटी जो उस्ताद जी की सरअंजाम दे रहे हैं वो शेख हमज़ा साहब के कंधों पे है। तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा। शेख साहब सर थैंक यू, आपने माशाल्लाह आज मौका प्रोवाइड किया। शेख हमज़ा साहब के साथ किसी तारुफ़ के मुताज नहीं है उस्ताद अब्दुल बासित साहब। इनके लिए मैं एक लाइन कहूँगा कि ढूंढो के अगर मुल्कों मिलने के नहीं नायाब हैं हम। तो माशाल्लाह उस्ताद जी एक बहुत बड़ा नाम और हमारी खुशकिस्मती कि ये जब भी इस्लामाबाद आते हैं तो हमें इनसे थोड़ा टाइम मिलता है और ये दोस्तों की आगाही के लिए माशाल्लाह टाइम भी निकालते हैं और जब भी हम इन्हें आवाज़ देते हैं तो हमें आगे से लब्बैक कहते हैं। तो उस्ताद जी के साथ माशाल्लाह नसीम अहमद मुग़ल साहब माशाल्लाह ये भी उस्ताद जी के साथ अब इस कारवां में शामिल हैं। तो हम सब भाइयों का शुक्रिया अदा करेंगे जी, थैंक यू। तो मैं थोड़ा सा इंट्रो के स्टार्ट में जो है ना उस्ताद शेख हकीम हमज़ा साहब से स्टार्ट करूँगा कि उनका शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने हमें मौका प्रोवाइड किया कि आज हम यहाँ सब भाई इकट्ठे हुए हैं। तो थोड़ी सी उनसे 2 सवालात करेंगे, फिर उसके बाद बाकायदा हम जो है ना उस्ताद अब्दुल बासित साहब की तरफ जाएंगे। शेख साहब पहले तो सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने मैं वंस अगेन सबको यहाँ जमा किया और आप अपनी सेहत के हवाले से बताएं आपकी सेहत कैसी है, क्योंकि दोस्त अब आप जानते हैं कि जो ये पीछे कोरोना की वबा का सिलसिला था उसमें ये बीमार हो गए थे, इनकी फैमिली में भी थोड़े से इश्यूज़ थे, लेकिन अल्लाह पाक ने इनको सेहत दी। तो सर थोड़ा सा मैं उस वाले से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं साके भाई का शुक्रिया अदा करूँगा कि ये इस शौक़ को प्रमोट कर रहे हैं और इस शौक़ को ये आगे बढ़ा रहे हैं, नए शौकीनों को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं और लोगों को बड़ा जो है वो इसके बारे में शौक़ के बारे में बता रहे हैं। और दूसरा ये इस सीज़न बस अल्लाह पाक के काम है कि बस हमारे घर में कोरोना की वबा की वजह से परेशानी आई और अल्लाह पाक ने उस परेशानी से मुझे दूर किया और सेहतयाबी अता की। इस वजह से इस गर्मियों के शौक़ नहीं कर पाए, तो तैयारी भी थी, सब कुछ थी, बस जो अल्लाह को मंजूर हो। और बाकी मैं शौक़ के वाले से ये कहूँगा कि उस्ताद अब्दुल बासित मुझ नाचीज़ के पास हमेशा आते हैं और मुझे इज़्ज़त बख्शते हैं। इससे बड़ी मेरे लिए कोई एज़ाज़ की बात नहीं है कि उस्ताद हमारे पास आते हैं और हमें टाइम देते हैं, हमारे साथ वक्त गुजारते हैं। और बाकी इंशाल्लाह उस्ताद की रहनुमाई में, उस्ताद की सरपरस्ती में सारी ज़िंदगी जब तक इस शौक़ के अंदर हैं शौक़ करते रहेंगे और आगे भी इसी तरह शौक़ चलता रहेगा और जितनी हो सकी इस शौक़ की खिदमत करेंगे और उस्ताद की सरपरस्ती में करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक उस्ताद को सेहत और तंदुरुस्ती दे। और हमारे आइडियल हैं ये कबूतरबाजी के, हमने इन जैसी शख्सियत नहीं देखी, जो ये कहते हैं वो पूरा करके दिखाते हैं।
इनके लिए हज़ारों मील दूर सफ़र ये 1 मिनटों में ये हमारे लिए तय करते हैं और ये हमारे पास पहुंचते हैं। इससे बड़ी हमारे लिए कोई एजाज़ की बात नहीं है। तो मैं उस्ताद का सारी ज़िंदगी शुक्रिया अदा करता रहूँगा। ये हमारे पास जब भी आए हैं इन्होंने मुझ नाचीज़ को इज़्ज़त बख्शी और हमारे पास आते हैं, हमारे साथ वक्त गुजारते हैं। इससे बड़ा हमारे लिए कोई एजाज़। यहाँ पे दोस्तों को बताता चलूँ कि शेख साहब जिस तरह माशाल्लाह इस दफ़ा सीज़न का स्टार्ट हुआ, मेरी बड़ी नज़रें होती हैं इस्लामाबाद के वाले से, क्योंकि अब हम टूर्नामेंट्स की भी देख रहे थे। आपका माशाल्लाह बड़ा अच्छा स्टार्ट हुआ, लेकिन फिर आपकी सेहत आई और आप शौक में हिस्सा नहीं ले सके। तो अब आगे नेक्स्ट सर जी क्या प्लान है और तैयारी शारी शौक के वाले से? बड़ी अच्छी थी अल्हम्दुलिल्लाह। 27वीं रमज़ान तक मैं कबूतर उड़ाता रहा, उसके बाद फिर हमारे घर में परेशानी बन गई, उस वजह से फिर मैं शौक़ को कंटिन्यू नहीं कर सका। तो बाकी इंशाल्लाह अगले साल मज़ीद बढ़ चढ़ के शौक़ करेंगे और अच्छे टूर्नामेंट्स भी ऑर्गेनाइज़ करेंगे। अक्टूबर में भी इंशाल्लाह टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करेंगे, आगे गर्मी में टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करेंगे और इंशाल्लाह कोशिश यही होगी कि उस्ताद के नाम को यहाँ पे जितना रोशन किया जा सके करें। इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होती हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं कि हमने स्टार्ट शेख हमज़ा साहब से किया, माशाल्लाह उसके शेख हमज़ा साहब के साथ हमारी हर दिल अज़ीज़ शख्सियत उस्ताद अब्दुल बासित साहब मौजूद हैं। मैं उस्ताद अब्दुल बासित साहब से के स्टार्ट में ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर हम अपने प्रोग्राम्स जो सा ना ज़्यादा से ज़्यादा अरेंज कर रहे हैं, तो हमारी जिस टाइम डिस्कशन होती है, अक्सर जो हमारे कबूतर परवर भाई हैं जो मीडिया में इन नहीं है, तो जब उन्हें हम बताते हैं जी कि कबूतर 1 दिन उड़ता है, 2 दिन उड़ता है, 3 दिन उड़ता है, तो वो कहते हैं यार ऐसे कौन से कबूतर हैं जो 2-2, 3-3 दिन उड़ते हैं? तो हम उन्हें बताते हैं कि जी पहला कबूतर ही रात 12, 1, 2 के बाद आना शुरू होते हैं। तो वो उनके लिए एक नाकाबिले यकीन बात होती है। और इस नाकाबिले यकीन बात को हकीकत में बदलने वाली अगर कोई शख्सियत है, और वो शख्सियत जिसने ये इस चीज़ को प्रैक्टिकल करके बताया, नए रिकॉर्ड्स कायम हुए, अपने ही पुराने रिकॉर्ड तोड़े, और अपने ही जिन दोस्त अहबाब ने रिकॉर्ड तोड़े उनकी पहले ही मरहले में हौसला अफजाई की, नकद इनाम लाखों रुपए के कैश की सूरत में उन्हें दिया। हम रावलपिंडी में से ऑनलाइन देख रहे थे, तो हमें तो यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा भी होता है कि एक तरफ ऐलान किया और अभी मतलब ऐलान जो सा ना थोड़ा सा मीडिया पे ख़बर चली और इन्होंने इसको हकीकत में किया। तो मैं उस्ताद जी का शुक्रिया अदा करते हुए कहूँगा कि उस्ताद जी ये कैसे मुमकिन हुआ, हमें तो यकीन ही नहीं आता कि इस तरह होता भी है। तो मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूँगा आप तमाम दोस्तों साथियों का कि आप शौक़ के लिए काम कर रहे हैं इस वक्त और सोशल मीडिया पर इस शौक़ को प्रमोट कर रहे हैं। और पूरे पाकिस्तान में बैरून ममालिक जहाँ कहीं भी लोग शौक़ को प्रमोट कर रहे हैं, असल बेसिक यही लोग हैं इस शौक़ को बढ़ाने वाले। आपको लोग देखेंगे, आपके शौक़ को देखेंगे, आपके इस माहौल को देखेंगे, लोग इस शौक़ में इन होंगे। देखें, मैं थोड़ा सा पीछे जाऊँगा। आज से अगर हम 5-6 साल पीछे चले जाते हैं तो हम टूर्नामेंट उड़ाया करते थे। 1984 से हम टूर्नामेंट उड़ा रहे हैं। तो उस वक्त हमारे पास 5-6 साल पहले तक भी 30-35 छतें उड़ाने के लिए नहीं आती थी। उसकी वजह ये थी कि शौक़ की तर्ज पे नहीं किया जा रहा था। अल्लाह पाक ने मदद की, हमने बाद में कुछ कोशिश की, ये एम बनाया, ये मकसद बनाया कि हमने जो छोटे शौकीन हैं इन्हें प्रमोट करना है। देखें, अक्सरियत किसी भी इलाके में आप चले जाएँ, आज हम रावलपिंडी इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, अगर यहाँ 400 शौकीन हैं तो उनमें से 4 से 5 बड़े शौकीन होंगे जो हर साल पोजीशंस में आते होंगे, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होंगे या अच्छे घंटे बनाने वाले होंगे। लेकिन 395 वो लोग हैं, इस तरह अपने बच्चों का पेट काट के इस शौक़ को कर रहे हैं वो लोग। तो इन 395 लोगों पर अगर काम ना किया गया, इन्हें प्रमोट ना किया गया, इनकी खिदमत ना की गई, तो ये 395 लोग अगर माइनस हो जाते हैं तो 4 से 5 लोग जो है वो शौक़ खुद ब खुद कुछ अरसे में छोड़ देंगे, तो आपका शौक़ ख़त्म हो जाएगा। तो हमने जो मेहनत की वो हमने छोटे शौकीनों पर की। गलियों में घूमे, हर इलाके में गए। कराची के ऐसे ऐसे गोठ गलियां, ऐसे ऐसे इलाके जहां जाना उन हालात में कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, जहां बहुत ज़्यादा क्राइम्स थे, बड़े हालात ख़राब थे। बिलखसूस हमारे शराफी गोठ, मलीर के इलाके, लियारी के इलाके और औरंगी टाउन के इलाके, बहुत आपने अखबार न्यूज़ वगैरह सब देखते रहते होंगे क्या हालात थे कराची के। हमने उस वक्त इन लोगों में जाके रहकर काम किया और इस शौक़ की खातिर किया, इस शौक़ को प्रमोट करने के लिए किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा साल है कि हमारे पास छतों की भी सेंचुरियाँ हो रही हैं। यानी हमने 102 छतें उड़ाई, फिर उसके बाद 151 छतें उड़ाई, 142 छतें उड़ाई। इस साल हम यहाँ तक पहुँचे कि 200 प्लस हो गई। 214 छतों ने हमारे साथ आके हिस्सा लिया। यानी ये शौकीन मौजूद थे लेकिन ये उड़ाने वाले नहीं थे, शौक़ नहीं करते थे, कुछ आता नहीं था। दूसरी चीज़, हमने मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया के ज़रिए
मुख्तलिफ़ मीटिंग्स के ज़रिए हमने सबसे पहले जो काम किया उन छोटे शौकीनों की बेसिक बनाई कि आपने कबूतर बनाने कैसे हैं, रखने कैसे हैं, उनका रख रखाव क्या होना चाहिए, उन्हें खिलाएंगे पिलाएंगे क्या आप, उन्हें आप उड़ाएंगे कैसे, किस तरह नुस्ख़ात बनाए जाते हैं, कैसे लगाए जाते हैं, कैसे संभाले जाते हैं, वो चीज़ें हमने उन्हें बताई। अपना मोहताज नहीं किया कि हमसे लेके जाओ, ऐसा नहीं। हमारे शागिर्द थे नहीं थे, कोई भी थे, बड़े बड़े असतिज़ा कराम थे, वो भी आते थे, सीखने के लिए आते थे, हम उन्हें भी सिखाते थे, क्योंकि वो लोग भी 20-30 साल से कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन किसी जगह पर नहीं आ रहे थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह जब उन सब के कबूतर अच्छे उड़ने लगे, बेहतरीन उड़ रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमारे 214 छतों में से जो सेंचुरियाँ इस साल बनी हैं और जो बड़े घंटे यानी सेंचुरी से नीचे के भी जो 90 से ऊपर घंटे भी लातादाद छतों से बनाए गए। तो ये वो लोग थे कि जो एक ज़माने में शौक़ नहीं जानते थे, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन शौकीन बन चुके हैं। उसकी वजह से शौक़ प्रमोट हुआ। और दूसरा ये कि हमने हौसला अफजाई की जहाँ तक बात है, देखें किसी भी शख्स की कोई भी कारकर्दगी हो, ज़रूरी तौर पर उसकी कारकर्दगी का जो उसे फल है वो मिलना चाहिए। अगर आप ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए आप लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, अगर आपकी भी हौसला अफजाई न की जाए तो उसका रद्द-ए-अमल क्या आएगा, कुछ अरसे बाद आप भी बेजार होकर छोड़ देंगे इस शौक़ को। तो हुआ ये कि लास्ट ईयर जो हमने रिकॉर्ड बनाया था 812 घंटे 32 मिनट का 7 उड़ानों में 7 कबूतरों से, कराची में तकरीबन 65 साल हो गए कबूतरबाजी का शौक़ हो रहा है, और 65 साल में इतने घंटे किसी छत से नहीं बनाए गए थे जो हमने लास्ट ईयर बनाए। इसके अलावा 2 रिकॉर्ड हमारे मज़ीद थे जो अब तक नहीं टूटे। हमारी दुआ है कि वो रिकॉर्ड भी हमारे टूटें। एक हमारा पहला कबूतर रात 1:49 पर जो बैठा वो रिकॉर्ड नहीं टूटा। इसके अलावा 181 घंटे 31 मिनट का जो हमारा एक रिकॉर्ड बना था वो नहीं टूटा, लेकिन हम ख्वाहिश रखते हैं कि मुखालफिन तोड़ें उस रिकॉर्ड को। और इस बार 812 घंटे 32 मिनट का जो रिकॉर्ड था वो 3 छतों से टूटा। उसमें 861 घंटे बनाए मीर आसिफ़ ने, बड़े अच्छे शौकीन हैं, फ़र्स्ट टाइम ही आगे आए मतलब इस लेवल के ऊपर। पहले सर्दी में एक आध बार उनकी पोजीशन आई थी, लेकिन नीचे की पोजीशन आई थी, उससे पहले कोई उनका रिज़ल्ट नहीं था। लेकिन इस साल उन्होंने बहुत सा शौक़ किया, 861 घंटे बनाए। सेकंड हमने भी अपना रिकॉर्ड दोबारा तोड़ा 846 घंटे 47 मिनट बना के। और इसके अलावा नूर बारी, इन्होंने 838 घंटे बनाए, इन्होंने भी रिकॉर्ड तोड़ा। अब बात यह है कि हौसला अफजाई, नूर बारी माशाल्लाह हमेशा से उनकी पोजीशन आती रही हैं, अच्छे शौकीन हैं, और आसिफ़ ने रिकॉर्ड तोड़ के नया रिकॉर्ड बनाया। तो हमारी ये ख्वाहिश भी थी कि कोई मुखालिफिन हमारा रिकॉर्ड तोड़ें, तो इस वजह से हमने ये एक अनाउंसमेंट की थी कि कोई भी मुखालिफ जो आके क्लब में तोड़ेगा हम उसे इनाम देंगे। तो रात को 1:10 पर हमारे आखिरी कबूतर बैठे। उस दिन बारिश हो गई थी कराची में, मौसम बहुत ख़राब था। उनके कबूतर हमसे पहले बैठ चुके थे, मीर आसिफ़ के, और जब बैठे तो उसके बाद उनकी टीम हमारे पास आई, हमारे कबूतर उड़ रहे थे उन्हें देखने के लिए। जैसे कबूतर बैठे तो उसके बाद हम बैठे, गैदरिंग हुई, चाय वगैरह पी। हमने फ़ौरी तौर पर वो चूँकि थकावट उनकी भी अभी उतरी नहीं थी, तो हमने कहा थकावट उतरने से पहले इनका इनाम इन्हें मिलना चाहिए। तो हमने वो दिया ताकि लोग मज़ीद प्रमोट हों, मज़ीद शौकीन इस चीज़ के लिए कोशिश करें कि इस तरह के रिकॉर्ड बनाएं, और इसको एक पॉजिटिव साइन जाना चाहिए हमारे शौकीनों के पास जो अल्हम्दुलिल्लाह के गया। पूरे पाकिस्तान से, इंडिया, कुवैत, UAE, पूरी दुनिया से मुझे लातादाद हज़ारों में मैसेजेस आए हैं इस चीज़ की अप्रिसिएशन के लिए कि भी ये अच्छा काम किया गया। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है कि कराची को हम मुनज़्ज़म करके आगे लेकर आए हैं, अंदरूनी सिंध को हमने मुनज़्ज़म किया, पंजाब में भी हमारी कोशिशें जारी हैं, और यहाँ इस्लामाबाद में हमारी टीम माशाल्लाह उस्ताद शेख हमज़ा काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, उस्ताद असद गौरी उनके साथ हैं, नसीम मुग़ल भाई साथ हैं, बिल्लू भाई हैं हमारे। तो सब मिलकर इंशाल्लाह इस शौक़ को प्रमोट करेंगे। हमारा मकसद जो है वो इस शौक़ को प्रमोट करना होना चाहिए, अपनी ज़ात को नहीं। अगर आज उस्ताद अब्दुल बासित अपनी ज़ात को प्रमोट करता तो कराची का जो शौक़ है वो 40 छतों से हम 4 छतों पर आ चुके होते, हम 200 से प्लस ना जाते। और इंशाल्लाह इस शौक़ को मज़ीद हमारे पास कुछ आइडियाज़ हैं, कुछ हमारे पास काम ऐसे हैं प्रमोशंस के, वो इंशाल्लाह हम करेंगे। और अब जो इंतहाई निचला तबका है उनके लिए हमने टूर्नामेंट्स उड़ाए ताकि विक्ट्री स्टैंड तक आएँ, यानी 80-70 घंटे बनाने वाले जो लोग हैं वो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशंस लें। हमने कैटेगराइज़ कर दिया, उसे ग्रुप्स में तश्कील दे दिया। ये काम पूरे पाकिस्तान में होने चाहिए। अब देखें यहाँ अगर इस्लामाबाद में, पिंडी में टूर्नामेंट उड़ रहा है, अगर 100 छतें आ रही हैं एग्जाम्पल, उसमें जो टॉप के लोग हैं उन्होंने जीतना है। लेकिन मुझे बताएं ऐसी छतें जो 35-40 घंटे बनाने वाले लोग हैं
वो तो सारी ज़िंदगी इसी में लगे रहेंगे, 35-40 घंटे बनाने में लगे रहेंगे, वो आगे नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि जब ये 50 घंटों पर जाएंगे तो 90 वाला 100 पे जाएगा, और जब ये 60 पर जाएंगे तो 100 वाला 110 पर जाएगा। तो इन लोगों को प्रमोट करें अगर इस शौक़ को बचाना है। इन लोगों के लिए कैटेगराइज करें। शुरू के टूर्नामेंट 1 या 2 दिन के बाद जो ऊपर की छतें उन्हें आप हटा दें, टूर्नामेंट से अलग कर दें, उनका अलग टूर्नामेंट रखें आप। उसके बाद सेकंड स्टेज बनाएं 15-20 छतों का, उन्हें अलग करें। उसके बाद नीचे वाली छतें अलग करें, उनके आपस में मुकाबले कराएं। उन्हें फर्स्ट सेकंड थर्ड दें, फोर्थ फिफ्थ इनामात दें, ताकि 30-35 घंटे बनाने वाला बड़े फ़ख्र से जब स्टेज पर आएगा, आके अपनी फ़र्स्ट पोजीशन का इनाम लेगा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर मज़ीद अच्छा हो कि वो जीतने की लगन के साथ आएगा। माशाल्लाह मीर आसिफ साहब ने जो है ना ब्रेक किया, और उस्ताद जी ने उसी टाइम जो है ना जिस चीज़ का एक वादा किया था कैश इनामात की सूरत में, तो उनको 1 लाख रुपया कैश इनाम दिया। तो मीर आसिफ साहब को जी रावलपिंडी इस्लामाबाद के तमाम शौकीन हज़रात की तरफ से मुबारक हो। मैं अपने देखने वालों को कहूँगा जी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह हम आपका शौक़ रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी प्रमोट करते रहेंगे। उस्ताद जी अभी सवाल में से एक सवाल आया कि जिस तरह आपने बताया कि टूर्नामेंट में मिसाल के तौर पे अगर 100 छतें हिस्सा लेती हैं तो पूरी मतलब पाकिस्तान में ये होता आ रहा है कि हम पहले 10 और 20 को इनाम देते हैं, बकाया 80 और 90 लोग जो है ना वो आम ऑडियंस में तो वो मुँह ही देखते रह जाते हैं। 80 और 90 लोगों का अगेन 2-3 ग्रुप बनाए, जिससे आपने शायद डायमंड और गोल्ड सिल्वर कैटेगरी का नाम दिया था। हाँ जी, तो उस्ताद जी ये आइडिया आपके जहन में कैसे आया, और जो इनामात की तकसीम निचले लेवल तक आप लेके गए हैं? तो मैं तो कहता हूँ कि ये बहुत ज़बरदस्त आइडिया है। हमारे जो पंजाब के अंदर जो लोग बहुत बहुत हैवी इंट्रेस्ट के टूर्नामेंट करवाते हैं, अगर वो इस तरह छोटे शौकीनों की हौसला अफजाई करें तो ना सिर्फ उनकी हौसला अफजाई होगी बल्कि उससे शौक़ प्रमोट होगा। तो मैं चाहूँगा उस्ताद जी इस सवाल से थोड़ा सा आइडिया हमें ज़रा बताएं कि ज़रा सा हमारे जो पंजाब के बड़े बड़े हैवी टूर्नामेंट्स हैं वो भी थोड़ा सा हमें। सिंपल सी एक बात है, ये बिल्कुल सिंपल सी एक बात है। हम स्टेजेस पे जाते थे, टूर्नामेंट लोगों के ख़त्म होते थे, हमें वो एज अ चीफ़ गेस्ट बुलाते थे। हम वहाँ स्टेज पे खड़े होकर बड़े दावे करते थे, जी हम इस शौक़ को प्रमोट करने के लिए काम करेंगे, हम छोटे शौकीन को आगे लाएंगे। लेकिन हम सोचते थे कि हम कहाँ ला रहे हैं आगे, ये तो बेचारे वहीं अपनी जगह, आपने जिस तरह कहा 100 में से 15 या 20 लोगों को इनाम दे दिया, 80 लोग तो ऑडियंस में बैठे होते थे, तालियां बजा रहे होते थे। तो इनके लिए क्या काम हमने किया? और मेरी तरह और मेरे कई भाई स्टेजेस पे खड़े होकर दावे तो ज़रूर करते थे पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से, लेकिन प्रैक्टिकली सिफर होते थे। क्योंकि ज़बानी जो बातें हैं ना, वो जब तक प्रैक्टिकल में नहीं आए उनका कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर हमने आपस में, हमारी पूरी ज्यूरी है, हमने उन्हें बिठाया कि किस तरीके से हम निचले तबके को आगे लाएं। तो मशावरत से ये बात तय की गई कि हम इसको कैटेगरीज़ में तब्दील करें। और ये जो मशवरा दिया गया था, ये हमारे एक बड़े पुराने सीनियर उस्ताद हैं, उस्ताद सलीम मलिक, ये मशवरा उन्होंने दिया था और उनके मशवरा मुझे पसंद आया और मैंने फ़ौरी तौर पर इस पर इम्प्लीमेंट किया और इस शौक़ को आगे लेकर जाने में बड़ा काम हुआ। उस्ताद जी माशाल्लाह आपकी तरफ से हमने देखने में आया कि वर्ल्ड रिकॉर्ड एक कायम हुआ, और जिस तरह मैं अगेन ये बात कहना चाहूँगा कि हमारे लिए ये सेंचुरियों और इस चीज़ को सोचना एक बिल्कुल ख्याली चीज़ थी, लेकिन आपने माशाल्लाह ना सिर्फ वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया बल्कि हम यहाँ दोस्तों को बताता चलें कि मिडल ईस्ट के अंदर, ईरान के अंदर, इंडिया के अंदर हर जगह पे उस्ताद जी से बाकायदा लोग जो है ना मुंसलिक भी हैं, इनसे मशवरे ले रहे हैं और बाकायदा इनके बताए हुए टिप्स पे अमल कर रहे हैं। जिस टाइम उस्ताद जी ने अपने चैनल का आगाज़ किया तो मैं एक एक वीडियो के उस्ताद जी की बैक करके फिर सुनता, उसे सीखने की कोशिश करता हूँ कि माशाल्लाह। तो उस्ताद जी इस हवाले से मैं बताइएगा कि जो एक रिकॉर्ड कायम हुआ वो तरह क्या था, थोड़ा सा हम चाहते हैं कि आज एक रिकॉर्ड हमारी वीडियो में चले, दोस्त को भी सुना। देखें, लास्ट ईयर हमने 3 रिकॉर्ड्स बनाए थे जिन्हें पूरी दुनिया से पज़ीराई हासिल हुई। वो 3 रिकॉर्ड ये थे कि एक तो हमने जो इनिंग खेली थी, एक शो परवाज़ उड़ाई थी जिसमें हमने 181 घंटे 31 मिनट बनाए थे, जो आज तक पूरी दुनिया में इतने घंटे नहीं बने। ये लास्ट जो हाईएस्ट घंटे थे शायद 163 घंटे थे टोटल। ये भी पाकिस्तान से बाहर, इंग्लैंड में कोई शायद क्लब था, रॉयल पिजन क्लब के नाम से, उनके किसी बंदे ने, मैंने हिस्ट्री पढ़ी थी उनकी गूगल पे, तो ये 181 घंटे जो है वो नहीं बने थे। एक तो ये रिकॉर्ड बना जिससे बड़ी पज़ीराई हुई, इसको जर्मनी में सोशल मीडिया पर, उनके प्रिंट मीडिया पर भी उजागर किया गया, उसकी पोस्टें भी बन के आई थी, हमारे पास मौजूद हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा जो 8 कबूतर उड़ाए जाते हैं कराची शहर में या पूरी दुनिया में कहीं पर भी 8 कबूतर उड़ाए जाते हैं, उसमें पहला कबूतर
जिसका हम टाइम भी कलेक्ट नहीं करते, काउंटिंग उसकी नहीं होती उस कबूतर की। उसकी वजह ये होती है कि कोई कबूतर बाहर बैठ जाए, ऊपर से ना आए, तो कम से कम उसका पर्चा ख़राब ना हो। तो ये एक हमने रूल बनाया था कि 8 कबूतर उड़ाएँ और 7 का आप टाइम लें। तो हमारा जो 8वां कबूतर था वो भी रात 2 बजने में जब 11 मिनट बाकी थे, यानी 1:49 पर वो कबूतर हमारा बैठा था। ये एक रिकॉर्ड बना था। और तीसरा रिकॉर्ड अभी हमने जो डिस्कस किया 812 वाला, ये रिकॉर्ड हमारा बना था। इस साल मैं मुख्तसरन शौकीनों को बताता चलूँ, क्योंकि काफ़ी सारे सवालात आ रहे हैं मुख्तलिफ उससे। मैं थोड़ा सा अब भी ना सोशल मीडिया से मुकम्मल कनेक्ट नहीं हूँ। उसकी वजह ये है कि एक तो मेरी आईडी थी, जो मेन पुरानी आईडी थी, वो किसी भाई ने हैक कर दी। अल्लाह पाक उसे हिदायत भी दे और अल्लाह पाक उसकी बख्शिश भी फरमाए, जो भी शख्स है। तो हुआ ये कि हमने 25 फरवरी को पर पुटाई की, 30 मई को हमारी पहली उड़ान थी। तो तकरीबन 95-94 दिन पहले कबूतरों की पर पुटाई करनी चाहिए। एक तो ये पॉइंट आप लोग नोट कर लें। जी दोस्तों, ये टिप एक आ गई है बातों के अंदर, साथ ही बताइए, ज़रूर नोट करें। तो उसके बाद ये हुआ, हमने कबूतर अपने जो निकालने थे, वो चूँकि 30 मई को हमारी उड़ान थी, तो हमने 15 अप्रैल को अपने कबूतर बाहर निकालने थे, उनके परवर पूरे करके हमने उनको उड़ाना था। लेकिन बदकिस्मती से मेरा एक बड़ी तबीयत अचानक ख़राब हो गई और 8 अप्रैल को मेरा एक ऑपरेशन हुआ। उसकी वजह से मुझे कम्प्लीटली जो है वो बेड रेस्ट पर जाना पड़ा और सीढ़ियाँ, स्टेयर्स वगैरह हम नहीं चढ़ सकते थे। तकरीबन वो 3 महीने का पीरियड डॉक्टर्स ने बताया था। तो उसमें कुछ बदपरहेज़ी हुई, री इन्फेक्ट हो गया। एक प्लास्टिक लाइन डाली थी उन्होंने किडनीज़ के अंदर मेरे, वो इन्फेक्टेड हो गई, बड़ी तबीयत ख़राब हुई। जब कबूतर हमारे फड़कना शुरू हुए तो मैं लाजम, अब छत पे तो जाना है, मैं मजबूरन 1-2 बार छत पर चला गया। उसका नतीजा ये हुआ कि दोबारा बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई। फिर अर्जेंट जो है मुझे टूर्नामेंट से कोई 20 दिन पहले एक ऑपरेशन मज़ीद कराना पड़ा। उस इन्फेक्शन को बाहर निकाला, उस लाइन को भी जो बाहर निकाला, और उसके बाद दोबारा कुछ दिन बेड रेस्ट पे चला गया। तो बताने का मकसद ये कि अपने छत के ऊपर भी मैं वो चीज़ फोकस नहीं कर सका। हालांकि हमारी तैयारी लास्ट ईयर से बहुत ज़्यादा इस दफ़ा थी। जो हमने कबूतर तैयार किए हुए थे, हमें यकीन था कि जो पिछले साल हमारे कबूतर उड़े थे, उन कबूतरों का नंबर भी नहीं आना इस साल। यानी इतनी अच्छी ब्रीड हमने नई बना के हमने उनको तैयार किया था। फिर उसके बाद टूर्नामेंट से 10 रोज़ पहले कराची में एक हीट वेव्स की लहर चली थी, 3 रोज़ा, बड़ी शदीद किस्म की। उसमें हमारे चूँकि कबूतर, हमारा जो एरिया है वो इस तरह का है कि वहाँ डायरेक्टली आगे थोड़े खुश्क पहाड़ हैं, खुश्क इलाका है, जो हवा आती है वो बहुत ज़्यादा गर्म होकर आती है। कोई आगे बिल्डिंग्स नहीं है, ओपन एरिया है बिल्कुल वो। तो वहाँ तपिश की जो मकदार है वो हमारे जो सेंटर है कराची का, या लियारी या समंदरी इलाके हैं, वहाँ से तकरीबन 3 से 4 डिग्री ज़्यादा होता है। तो कबूतर हीट स्ट्रोक का शिकार हो गए। 3 दिन वो कबूतर बंद रहे। उसके बाद हमने मज़ीद 3 दिन उन कबूतरों को ठीक करने में लगा, और फिर हमने उनकी एक आधी फड़क ली, और फिर 3 दिन के बाद हमारी टूर्नामेंट की बाजी आ गई। तो हमने अपने कबूतर बाजी में बड़ी मुश्किल से बिल्कुल लाइटली करके, अब सारे शौकीन ही मुझे देख रहे होंगे, आपको पता है कि गोली दी जाती है कबूतर को। तो जो गोली दी जाती है वो गोली भी हम जो है वो बराए नाम हमने उन कबूतरों को दी कि सिर्फ घर वापस बैठ जाएँ कबूतर हमारे। तो 112 घंटे हमने पहली उड़ान में बनाए, और हमारी जो छत थी पहली उड़ान में 7वीं पोजीशन पर 112 घंटे के साथ मौजूद थी। यानी लोग इतने अच्छे उड़ाने वाले इस साल मैदान में आ चुके थे, 214 लोग थे। दूसरी उड़ान भी हमने निकालनी थी, वो हमने निकाली। उसमें शायद 118 घंटे और 20 मिनट बने। उसमें हमने कराची को टॉप किया और वनडे हम जीत गए। और कुछ जो लोग हमसे आगे गए थे, हमने कुछ घंटे भी लोगों के कम करने की कोशिश करेंगे, लाजम सी बात है। फिर तीसरी उड़ान में हमारे पास ये एक ऑप्शन रह गया था कि हम ये तीसरी उड़ान किस तरीके से हमने निकालनी है। और नए कबूतर हमने डाल के, क्योंकि वीकनेस थी कबूतरों में तो रिकवर नहीं हो पा रहे थे, तो नई फील्ड हमने एक डाली। उस फील्ड को भी हमने बराए नाम सिर्फ गोली दे के उड़ा दिया। 116 घंटे और कुछ मिनट उन कबूतरों ने बनाए। उसके बाद दिन हमारे बचते थे 4। मुकाबला बड़ा सख्त था। मीर आसिफ मुझ पर तकरीबन 46-47 घंटे की लीड ले चुके थे, और बाकी भी छतों की कुछ लीड थी। फिर हमने आस्ते आस्ते कम बैक करना शुरू किया। 7वें से 6ठे पर आए, 4थे पर आए। पानी होने लगा तो मज़ीद कीचड़ टाइप का उनका बन गया। लड़ते लड़ते कबूतर खैर रात 1:10 तक पहुंच गए। लेकिन वो जो घंटों का फ़र्क था, चूँकि उस दिन भी हमारे तकरीबन बराबर घंटे बन गए, मीर आसिफ के और हमारे घंटे तकरीबन बराबर बने, कोई गैप नहीं आ सका। तो 14 घंटे की जो लीड थी वो अपनी जगह बरकरार रही। लेकिन उन्होंने शौक अच्छा किया।
कबूतर अच्छे उड़ाए, तैयारी अच्छी की। जो मिस्टेक्स शायद हमसे हुई होंगी, हम हीट स्ट्रोक में आए तो हमारी गलती थी, हम कबूतर सेव कर लेते, वहाँ से हम उठा लेते, अपने कबूतर घर ले जाते, उन्हें कहीं किसी एसी रूम में रख लेते, कवर कर सकते थे, हज़ार बातें, लेकिन वो वक्त चूँकि गुजर चुका था। आइंदा के लिए शौकीन जो है वो देख लें कि खुडे के अंदर भी अगर कबूतर ज़्यादा शदीद गर्मी में आपका मौजूद है, एक तो उसे आप बार बार पानी ज़रूर दें, और दूसरा ये है कि अगर फिर भी वो गर्मी कवर नहीं हो पा रही, अंदर इतनी हीट है आपके पिंजरे में, तो कबूतर अपने निकाल दें आप वहाँ से, किसी नीचे रूम में ले जाएं, उन्हें अपने घर के रूम में ले जाएं, या उस पिंजरे को अगर आप मूव कर सकते हैं उसे आप मूव कर दें वहाँ से, किसी ठंडी जगह पे रखें, क्योंकि कबूतर एक छोटा सा परिंदा है, सांस वाला परिंदा है, इसे आप गर्मी से बचाएं। उड़ते हुए गर्मी जितनी भी हो वो कवर कर लेता है, लेकिन खड़ा हुआ जो कबूतर है वो बड़ी प्रॉब्लम में आ जाता है। जी दोस्तों, ये आपने देखा उस्ताद जी ने अभी हमें दूसरी टिप एक दे दी है कि जिस टाइम अक्सर हमारे जो कबूतर परवर हैं वो 5वीं मंजिल पे, 4थी मंजिल पे, वहाँ पे टेम्परेचर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, और जो हमारे खुडे या डरबे होते हैं लॉफ्ट, उनके अंदर कोई वेंटिलेशन का इतना अच्छा सिस्टम नहीं होता। तो ये उस्ताद ने बहुत अच्छी हमें टिप दी है कि अगर आप इस तरह की सिचुएशन होती है तो आप अपने अच्छे बर्ड्स को सेव करें। अच्छा उस्ताद जी, यहाँ पे एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपने गोली का जिक्र किया तो मेरे जहन में एक चीज़ आ गई कि माशाल्लाह हमारे कबूतर परवर भाई तैयारी बड़ी अच्छी करते आते हैं, मतलब बर्ड्स भी उनके अच्छे फिर रहे होते हैं, लेकिन कब से बाजी से एक दिन पहले रात को जिस समय वो खुडे में जाते हैं, वो जी भी कोई जहन में आधा सीसी होता है तो भाई कहता है मैं आज पूरी लगा के आऊँगा, तो वो जिस समय आधी गोली होती है वो पूरी लगाते हैं, वो जज्बात का कंट्रोल या उसमें आपकी क्या फीलिंग्स या कोई मशवरा इन्हें दें कि उस टाइम ये सारी गेम कहते हैं यार बनाती गया तो मैं पूरी सीसी दे देती। देखें, पता लगता परिंदा जाया, आपको उस कबूतर ने नहीं कहा कि मुझे आप पूरी सीसी दें, आपने ख़ुद अपने हाथ से अपना परिंदा ख़राब किया। मैंने ये बात एक बार कुछ साथी इंटरव्यू ले रहे थे उस्ताद शेख हमज़ा की छत पर, तो वहाँ मैंने एक बात की थी, अक्सर देखा गया है, 99% देखा ये गया है कि एक ही प्लेट में अगर 11 कबूतर सुबह उड़ने हैं तो एक ही प्लेट में 11 गोलियाँ आती हैं, जिनका साइज़, उनका वेट, उनका हजम बराबर होता है। और जो उस्ताद साहब बना के लेके आते हैं वो कहते हैं जी बेटा ये 11 के 11 कबूतरों को ये गोली आपने दे देनी है और ये कबूतर आपके कल बड़े लंबे उड़ के बैठेंगे। हालांकि कबूतर ख़ुद से अच्छी उड़ाने दे रहे हैं, शाम तक नहीं जा रहे तो दोपहर क्रॉस करते हैं, 3-4 बजे तक, 5 बजे तक जा रहे हैं। ऐसे कबूतरों को हल्का आप गर्म करके ज़रा प्यार से छोड़ेंगे, उनको डक जिस तरह बनाते हैं, एक डक पे उड़ते हैं आपके कबूतर या 2 डक पे आदि होते हैं वो, उन्हें आप छोड़ेंगे तो 1-1, 2-2 घंटे, 1.5 घंटा वैसे ही कबूतर खुशी से बढ़ा देता है। अब जो गोली आई, गोली 11 कबूतरों को लग गई है, सेम किस्म की गोली, जिस तरह साकिब भाई ने कहा कि पूरी सीसी दे दी, तो अब 11 कबूतरों में से आपके 6 कबूतर खुल के आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं खुल के, 7 खुल के आ रहे हैं, और वो टाइम भी करके आ रहे हैं, वो आके बैठ गए, बाकी 4 कबूतर नहीं आए या 5 कबूतर नहीं आए, एक तो आपका पर्चा पूरा ख़राब हो गया। बहादुरी और कमाल ये है कि 11 अगर उड़ाएँ तो 11 आपके घर बैठें। बेशक अगर वो 4 बजे बैठते थे रोज़ाना, अगर आज 3 बजे ही बैठ रहे हैं ना, पर्चा आपका ख़राब नहीं होगा, आप दोबारा कम बैक करेंगे, वो कबूतर आपको दोबारा काम देगा। तो जो कबूतर जितना लोड उठा सकता है उसके साइज़ के हिसाब से उसको आपने गोली देनी है। जिस दिन आप ये चीज़ सीख गए, आप दुनिया के बेहतरीन कबूतरबाज बन जाएंगे। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक कबूतर है वो 1 ग्राम की गोली अगर उठाता है, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप उसे 1 ग्राम की गोली दें, और दूसरा कबूतर आपका आधा ग्राम नहीं उठा सकता, उसे भी अगर 1 ग्राम देंगे तो ऊपर से नहीं आएगा। और फिर हमारे जो सतज़ा कराम है वो शागिर्दों को मुतमईन कर देते हैं कि बेटा अगर गोली में मसला होता तो ये 7 ना आते या 6 कबूतर भी ना आते, इसका मतलब है आप एक कबूतरों में कोई मसला है। हालांकि मसला उस्ताद के हाथ में होता है, कबूतर में मसला कभी भी नहीं हुआ। क्या बात। जी दोस्तों, आपने देखा कि बातों के अंदर ही कितनी एक सबक आमोज बात निकली कि जिस तरह साज ने गोली के बारे से बताया, मैं कहता हूँ ये वो बात है कि अगर हम समझ जाएं तो आधे से ज़्यादा हमारे मसाइल ही हल हो जाएंगे। अच्छा साज जी, यहाँ पे एक और मौका मिला, मैं उससे फ़ायदा उठाऊँगा कि माशाल्लाह कराची के अंदर रिकॉर्ड छतें 200 उड़ी। आपने साज कराची में एक ग्रैंड अलायंस भी कायम किया, हम देखते रहते हैं, मतलब सोशल मीडिया के वजह से। मेरा तो कभी कराची चक्कर नहीं लगा, लेकिन मुझे इतनी ख्वाहिश है मैं ज़रूर इंशाल्लाह आपकी छत पे आऊँगा कि आप कराची के कभी एक कोने में जा रहे हैं, कभी दूसरे कोने में जा रहे हैं, कभी हम देख रहे हैं आप उस्ताद सिंधी आपके साथ होते हैं, तो माशाल्लाह कभी आप मतलब कराची के बहुत एक बड़ा शहर है, हर शहरों में आप जा रहे होते हैं, इतने ज़्यादा लोगों को, उन लोगों की सोच को एक जगह जमा करना ये कैसे मुमकिन होता है? क्योंकि अक्सर हम होता है कि हमारे जो टूर्नामेंट्स होते हैं 25-30 छतें होती हैं, लेकिन हम उनको भी ज्वाइन करना किसी टाइम मुश्किल होता है, तो ये आप हकीकत में कैसे करते हैं? थोड़ा सा हमें बताइए पहले। देखें, बेसिकली कबूतर जो एक मोहब्बत करने वाला परिंदा है, और कबूतर
पालने वाला जो कबूतर का शौकीन होगा ना, अगर उसको आप उसके दिल में झांक के देखोगे ना, तो वो शख्स भी मोहब्बत करने वाला होगा। लेकिन आपने उस शख्स को उसकी शख्सियत के मुताबिक ट्रीट करना है। अगर वो शख्स प्यार से समझने वाला है तो आप उसे डबल प्यार दें। और कबूतरबाज प्यार ही मांगता है, कभी जज्बात में, कभी गुस्से में, इस तरह कभी कोई बात किसी शौकीन से हम नहीं करते। हमें पता है अगर सामने गलत बात कह रहा है ना, हमने फिर भी प्यार ही दिया उन्हें। उनके इलाकों में जाके हमने उन्हें गैदर किया, आपस में उन्हें एक दूसरे के साथ प्यार का सबक दिया, दर्स दिया। उनमें एक बंदे को हेड बनाया जो इलाके का इंचार्ज होता है, फिर उनके इंचार्जेस के साथ पूरी टीमें तश्कील दी। उनके इलाकाई टूर्नामेंट भी हमने पहले बनाए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक इलाका है, कोई भी इलाका आप एक उठा लेते हैं, हम ये रावलपिंडी बैठे हुए हैं, अब यहाँ पता है मुझे कि भी मैं रावलपिंडी में 50वें नंबर पर मैं नहीं आऊँगा। तो हमने जो छोटे छोटे इलाके हैं, जिस तरह कल हम एक इलाके में गए हुए थे, एक तकसीम नमाज था, उस इलाके का टूर्नामेंट बना लें। जब वो टूर्नामेंट बनाएंगे तो मुझे यकीन है यार यहाँ इन लोगों को मैं काबू कर लूँगा, ये मेरे बराबर के ही लोग हैं सारे, तो मैं लाजम अपने इलाके में एंट्री करा दूँगा। जब मैं अपने इलाके में एंट्री कराऊँगा, कराची में भी, शहर में भी एंट्री करा दूँगा कि चलो वहाँ भी मेरा नाम चलता रहेगा, कुछ ना कुछ घंटे बनते रहेंगे, जो जीत होगी मेरी यहाँ यकीनी हो जाएगी। अगर आप 200-250 छतों में एक छोटे शौकीन को इनवाइट करेंगे, वो आपके पास नहीं आएगा। आप उसको इलाके में पहले महदूद करें, इलाके का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करें। जो यहाँ के ऑर्गेनाइज़र्स हैं उनके लिए सबक की वाली बात है कि हर इलाके में एक छोटे छोटे कप बनाएं ज़रूर आप लोग। अब जिस तरह इस्लामाबाद में अगर F6 का एरिया फॉर एग्जांपल, यहाँ अगर 15 लोग हैं उड़ाने वाले, तो इन 15 लोगों का एक टूर्नामेंट बना दें, और इन 15 लोगों को फिर आप पिंडी इस्लामाबाद का जो बड़ा ग्रैंड टूर्नामेंट है उसमें भी आप एंट्री करवाएं इनकी। तो इस तरीके से शौक़ जो बढ़ा, लोगों ने इस चीज़ को देखा। मुखालिफ हैं, मुखालफीन उस्ताद हैं, उन उस्तादों के शागिर्द हैं, लेकिन वो प्यार इतना देते हैं, इतनी मोहब्बत देते हैं। जो जाने की बात आपने की कि हमने रात को 1 बजे का टाइम देखा, ना रात को 2 बजे का टाइम देखा, ना सुबह 6 देखे, ना 7 देखे। जहाँ शौक़ हुआ, जिसने इनवाइट किया हम उसके बुलावे पर गए, उन्हें मोहब्बत बांटी, प्यार बांटा। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरा शौक़ जो है वो एक मुट्ठी में आके सब एक फैमिली के मेंबर बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। पेट्रोल पंप वाली छत के ऊपर लोग जाते हैं, खाना खाते हैं, 2-3 घंटे बैठते हैं, फिर चले जाते हैं। नई टीम आती है, कितने कबूतर ऊपर है जी? 5 ऊपर है। कितने ऊपर है? 5 ऊपर है। लोग खाने खा के सो के नींद भी पूरी कर आते हैं माशाल्लाह, और कबूतर उड़े होते हैं। तो उस्ताद जी, हम तो जैसे शेख साहब को पता है कि हम गर्म पानी देते हैं कबूतर उड़ाने के लिए, आप कोई जादू, कोई तवीज़, कोई ये चक्कर तो नहीं करते? उड़ते ही जाते हैं, उड़ते ही जाते हैं। देखें, कबूतर उड़ाने के लिए ना सबसे पहले अच्छा कबूतर होना ज़रूरी है। उसके बाद जो मालिक का है वो अच्छा और समझदार होना ज़रूरी है। अब मालिक का समझदार होना, अगर किसी भी शख्स के घर पे कबूतर है उससे कहें अगर आप समझदार नहीं हो तो वो शायद हमसे लड़ जाएगा। तो उसका मेथड ये होता है कि शौकीन के पास जाना, उसके परिंदे देखना, उनकी क्वालिटी देखना उनके परिंदों की, फिर उसके मालिक की नॉलेज को चेक करना, फिर जहाँ उसमें कमी नज़र आ रही है उसकी कमी को पूरा करना, तो फिर वो इंशाल्लाह अच्छा शौक़ करेगा। जहाँ तक हमारे कबूतरों की बात है तो मैं 1984 से शौक़ कर रहा हूँ बाकायदा। जो है वो 90 से मैं शौक़ में आया, हारते रहे। पहली दफ़ा उड़ाया, सबसे आखिरी नंबर ही मेरा था। इलाकों के कप भी हम नहीं जीत सकते थे, कराची तो शहर बहुत बड़ा है, वहाँ तो करोड़ों की आबादी है, लेकिन हमने जुस्तजू नहीं छोड़ी। हम इस लगन में लगे रहे। जहाँ अच्छे कबूतर हमें मिलते रहे हम लाते रहे। और ये बताऊँ, ये मैं उन भाइयों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ जो लोग महंगे कबूतर ख़रीद के लाते हैं ना, वो कबूतर नहीं बना सकते कभी। कबूतर बनता है प्यार से, यारी दोस्ती से, ताल्लुक़ से। मेरे पास कोई शख्स आया, उसने कहा जी मुझे कोई 1-2 कबूतर आप अच्छे दे दें, मैं नस्ल बनाना चाह रहा हूँ, तो लाजमी मैं कोई बेचने वाला नहीं हूँ। मैं उन्हें अपनी इज़्ज़त बचाने की खातिर, अपनी इज़्ज़त को बरूएकार रखते हुए अच्छी से अच्छी चीज़ दूंगा ताकि यार इनके पास जाके काम करे। 2-4 दोस्तों से अगर आपने अच्छी ब्रीड कलेक्शन कर ली और फिर आपने उन्हीं को आपस में जोड़ों में बनाया, उनके बच्चे जो आप निकले हैं, 1 साल ना उड़ाएं कोई बात नहीं है, 2 साल आप रेस्ट कर लें, लेकिन वो एक ब्रीड तश्कील दे जाएगी आपके पास। लेकिन आप जब मैदान में आएंगे तो इंशाल्लाह अपनी ताकत का लोहा मनवा के बाहर निकलेंगे। जी दोस्तों, माशाल्लाह सबक अमोज़ बातों का सिलसिला, पूरा इंटरव्यू मैं कहता हूँ अगर आप वर्ड बाय वर्ड 1 बार सुने, 2 बार सुने, इसके अंदर इतनी सीखने वाली बातें हैं कि यकीनन आप इससे कुछ ना कुछ हासिल करेंगे। तो मैं वंस अगेन उस्ताद जी का, शेख हमजा साहब का, सब भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और अपने देखने वालों को कहूँगा कि हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें। तो मैं क्या कहते हैं जी, नसीम अहमद मुग़ल साहब से इस मौके के ऊपर जो सा थोड़ा सा चाहूँगा कि थोड़ा सा कोई 2 बातें कीजिए। काइंडली हमें थोड़ा सा अपनी राय का इज़हार कीजिएगा कि माशाल्लाह उस्ताद जी भी मौजूद हैं, इनके शौक़ के वाले से, अपने वाले से काइंडली थोड़ा सा हमें चलें बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोहिनूर रावलपिंडी इस्लामाबाद के प्लेटफार्म से
सबसे पहले मैं उस्ताद वर्ल्ड लीजेंड उस्ताद हमारे उस्ताद अब्दुल बासित साहब को मुबारकबाद देता हूँ अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक करने पे। तो उसके बाद दिल की अथाह गहराइयों से मैं तमाम इनके जो फॉलोअर्स हैं, एक रास्ता ग्लोब जो काम कर रहे हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड इनके फैंस हैं, इनकी तरफ से उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और उनकी जो इनसे प्यार है, एक जज्बा है जो जिसकी वजह से वो ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग इन्हें अप्रोच करते हैं, उनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने एक नया कंसेप्ट उजागर किया है। टूर्नामेंट्स माजी में भी हुआ करते थे, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि इस लेवल पे जाना। आज कबूतर 2-2 दिन उड़ते हैं, लाइव कवरेज होती है, ऐसे लगता है जैसे आप क्रिकेट मैच देख रहे हैं। तो कितनी दफ़ा हमें बासित भाई ने इनवाइट किया कि नाराज़ भी होते हैं कि आप वहाँ नहीं आते। मैंने कहा सर कि हम यहाँ बड़े पुरसकून तरीके से लाइव कवरेज देखते हैं और बहुत मज़ा आता है। आप तो हमें वहाँ नीचे पेट्रोल पंप पे छत पे नीचे बैठा देंगे, लेकिन जो हमें अपने घरों में लेट के पुरसकून माहौल में हम एंजॉय भी करते हैं, एज़ इट इज़ देखते हैं जैसे ये वर्ल्ड टूर्नामेंट देखते हैं या कोई PTV पे क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं लाइव, बड़ा मज़ा आता है। फिर उसमें माशाल्लाह एक मेरिट इन्होंने रखा है मेयार का, सिविलाइजेशन का। मैं खुद एक लेक्चरर रहा हूँ, प्रोफेसर भी रहा हूँ, तो मुझे इस चीज़ की खुशी होती है कि कहीं भी आपको किसी जगह भी कोई लूप नज़र नहीं आएगा। एक क्लास लेजेंड लोग हैं, मसला हाजी अब्दुल यूसुफ साहब हैं, मामा अशराफ़ी हैं, उस्ताद अब्दुल सिंधी साहब हैं, इनके और बड़े मुअज़्ज़ज़ उस्ताद हैं, उस्ताद अब्दुल बासित साहब की कारकर्दगी में वहाँ बैठे होते हैं। तो बड़ा मज़ा आता है, ऐसे लगता है जैसे हमारे वालिदैन की एक सीनियर लोगों की एक मजलिस है। और बड़ा सबसे पहले जो इखलाक का सबक दरस मिलता है, मैं ये बहुत बड़ी बात है। तो कहीं भी हमें ये फ़ील नहीं होता कि पहले सोचा जाता था कबूतरबाज़ी एक अजीब सा कंसेप्ट है, लेकिन आजकल बड़े पढ़े लिखे लोग और बड़े यानी कि वालिदैन ने भी अपनी उसमें नरमी पैदा की है इन लोगों के अखलाक को, इनके खलूस को देखते हुए। हाजी अब्दुल यूसुफ साहब जैसे लोग भी माशाल्लाह बुज़ुर्ग हस्तियाँ इसमें काम कर रही होती हैं। और बासित साहब ख़ुद एक माशाल्लाह बड़े नफीस आदमी हैं और इन्होंने एक नया पैगाम दिया है प्यार और मोहब्बत का। तो कहीं भी आपको किसी भी लम्हे पे महसूस नहीं होता कि कबूतरबाज़ी कोई ऐसा माने फील्ड है। तो इसके लिए भी हम सब लोग इनका शुक्रिया अदा करते हैं। कि जो नसीम भाई ने पॉइंट उठाया कि एंट्री फ़ीस के हवाले से, क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो मुआशी मामले में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो फिर बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में नहीं आते। तो इस हवाले से थोड़ा सा अगर आपकी पॉइंट देखें, बड़ी बुनियादी बात की नसीम मुग़ल भाई ने, बहुत अच्छी बात की। देखें, आज अगर एक पंजाब लेवल को हम ले लेते हैं, अगर पंजाब लेवल पर कोई टूर्नामेंट उड़ाया जा रहा है, उसको पंजाब की चैम्पियनशिप कहा जाता है। यही कहा जाता है कि पंजाब की चैम्पियनशिप उड़ाई जा रही है। चैम्पियनशिप हमेशा उस टूर्नामेंट को कहा जाता है जिसमें किसी भी प्लेयर को रोका ना जाए, कि अगर 100 लोग आ रहे हैं तो 100 के 100 लोगों को हिस्सा दिया जाए कि आ जाएं, आप आके हमारे साथ शौक़ करें। उसमें अगर आप 100 में से 5 लोगों को मना करते हैं कि जी हम आपको हिस्सा नहीं देंगे, तो वो चैम्पियनशिप उसी वक्त आपकी ख़त्म हो चुकी है, वो आपके क्लब का टूर्नामेंट रह गया है। जहाँ तक बात फ़ीस के हवाले से रह गई, अगर कोई 25-50 हज़ार रुपये फ़ीस रखता है टूर्नामेंट में, शायद अगर 200 लोग उड़ाने वाले आ रहे हैं तो 200 लोग ऐसे भी होंगे कि जो आपकी फ़ीस का नाम सुन के आपके पास नहीं आ रहे। शायद वो आपसे अच्छे उड़ाने वाले हों, आपसे ज़्यादा घंटे बनाने वाले हों, लेकिन उनके वसाइल इजाज़त नहीं देते इस बात की कि वो आपको 25-50 हज़ार फ़ीस जमा कराएँ। ख़ास तौर पर ये 1.5-2 साल का जो टेन्योर गुज़रा है, इसमें कोरोना की हालात आए, मुल्क के ऊपर बड़ी वबाई मसाइल आए, लोगों के कारोबार ख़त्म हो गए, नौकरियां छूट गई, फ़ाइनेंशली बहुत ज़्यादा लोग क्राइसिस में आए। तो मुझे बताएं वो कैसे इतनी फ़ीस जमा कराएंगे? और अगर किसी बंदे के पास एंट्री फ़ीस जमा कराने के लिए नहीं है, अगर वो हिस्सा नहीं ले रहा, तो इसका मतलब है चैम्पियनशिप में ज़्यादा एंट्री रख के ऐसे शौकीनों को बेदखल किया जा रहा है प्लानिंग के तहत। तो मेरी दरख्वास्त है टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़र से कि एंट्री फ़ीस 2-3 हज़ार 4 हज़ार रुपये से ज़्यादा किसी भी जगह ना रखें, इससे कम रखें। और जो रिमेनिंग बैलेंस बजट आपका बचता है वो आप लोग ख़ुद उसे पूरा करें, जिस तरह हम लोग कराची में काफ़ी अर्से से कर रहे हैं। हमारा जो फिगर होता है एंट्री फ़ीस का, अगर वो 3 हज़ार रुपये से ज़्यादा, 3500 से ज़्यादा हम लोग नहीं रखते। एक आदि को चैम्पियनशिप उड़ा ली, उसमें 5 हज़ार रुपये रख लेते हैं। उसमें जो ऐसे शौकीन आते हैं अकेले हमारे पास कि मेरी तैयारी अच्छी है, मैं उड़ाना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं ये पे नहीं कर सकता, तो हम उसकी एंट्री उसके सामने अब खुद से पे करके उसका नाम लिख देते हैं, जी आपकी एंट्री आ गई, आप शौक़ करें सिर्फ हमारे साथ।
तो ये लोग प्रमोट होते हैं। छोटे लोगों को मैं हमेशा कहता हूँ प्रमोट करेंगे तो आपका शौक़ बढ़ेगा, वरना वक्त ऐसा आ जाएगा कि हम शौकीन ढूंढ रहे होंगे कि हमारे पास शौक़ करने वाले लोग आएँ, लेकिन हम अकेले ही बैठे होंगे, हमारे पास कोई आने वाला नहीं होगा। आपका बहुत शुक्रिया कि आप इस शौक़ को प्रमोट करें। मैं फिर से आपको इस बात की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने चैनल बनाया और पूरे पाकिस्तान में आपके माशाल्लाह सब्सक्राइबर भी आपके काफ़ी सारे हो गए हैं, और अल्लाह करेगा इंशाल्लाह आपके मज़ीद इस चैनल को लोग फॉलो करेंगे। और मैं भी, जो मुझे लोग देख रहे हैं, मैं सबको यही कहूँगा कि इनके साकिब भाई की चैनल को जो है ना सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। इंशाल्लाह ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों के शौक़ को प्रमोट कर रहे हैं, सबको अच्छा शौक़ दिखा रहे हैं। और बाकी देखें, ये जो हमारी एंट्रीज़ वाला ये मसले मसाइल हैं, ये आज के नहीं, काफ़ी अरसे से हैं। तो बहुत सारे मसले मसाइल हैं, बस ये अब जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं ये उनको देखना चाहिए कि वो किस तरह, जो शौकीन हैं उनके लिए कितनी वो आसानी पैदा करते हैं। ठीक है, अगर 50,000, 10,000, 20,000 इस तरह के टूर्नामेंट्स में एक वसाइल वाला आदमी तो शौक़ कर पाएगा, पर एक गरीब आदमी, हम जैसा आदमी, वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइज़र को सोचना चाहिए। और फिर इनामात, अगर वो जितनी एंट्रियाँ ले रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 20 लाख रुपये एंट्री है, 17 लाख 18 लाख एंट्री है, तो 5 लाख के इनाम ना दें। वो एटलीस्ट अगर चौधरी बनना है, राजा बनना है, तो वो 25 लाख के इनाम दें। 20 लाख एंट्री लेके 25 लाख के इनाम दें। ये हमारे सामने बैठे हैं, ये हाँ, ये मिसाल मौजूद है। तो अल्लाह पाक जो है सबको इस तरह का शौक़ कराने की जो है ना हिम्मत और तौफीक अता फरमाए, तभी ये शौक़ की कामयाबी होगी। और पूरा पाकिस्तान में जो है ना हर साल 100-150 नए शौकीन एंटर होंगे। जितना शौक़ को प्रमोट किया जाएगा उतना शौक़ बढ़ेगा। तो मेरा ये सब ऑर्गेनाइज़र जितने हमारे पिंडी इस्लामाबाद में माशाल्लाह 100 के हिसाब से ऑर्गेनाइज़र्स हैं, सबको ये मेरा एक एडवाइस है कि एंट्रियाँ कम रखें और इनामात अपनी जेब से दें। ठीक है, अपनी तरफ से इनामात दें ताकि शौक़ को मज़ा आए करने में भी, गरीब बंदा भी आगे बढ़े। ठीक है, ये बस, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू जी हकीम शेख हमज़ा भाई का शुक्रिया। दोस्तों, जिस तरह आपने माशाल्लाह आज का इंटरव्यू को सुना, मैंने हकीकी मायनों में, अगर मेरे पास अल्फाज नहीं है मैं उस्ताद जी का शुक्रिया अदा करूं। इन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हमारी जो है ना रहनुमाई फरमाई है। मैं वंस अगेन अपने चैनल के तवस्सुत से रावलपिंडी इस्लामाबाद के दोस्तों की तरफ से उस्ताद जी का शुक्रिया अदा करता हूं। हम इनकी सेहत के लिए दुआगो हैं, अल्लाह ताला इनका साया हमारे सर पे कायम दायम रखे। शौक़ की प्रमोशन के लिए जितनी एफ़र्ट ये अपनी कर रहे हैं, माशाल्लाह ऐसी मिसालें चंद ही मिलती हैं। तो ऐसे लोग जब तक हमारे शौक़ में आए तो यकीनन ये हमारे लिए एजाज़ है। वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर उस्ताद अब्दुल बासित साहब का वंस अगेन मैं शुक्रिया अदा करूँगा। इसके साथ ही मैं अपने देखने वालों को कहूँगा कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। अगर आप चाहते हैं कि हमारे कोई आपके पास सजेशन है तो काइंडली वो भी हमें बताएं, हम अपनी गलतियों को इम्प्रूव करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलेंगे। उस टाइम के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।